I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos, and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। पीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में सर। Shekhar sir's YouTube videos prove to be of very help. I also joined answer writing. I also joined Destinies and Sleepy classes. I completely relied on your channel. हेलो, मेरा नाम कुणाल रस्तोगी है। मैं इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के AIR 15 लेके आया हूँ और आज मैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगा। इस साल अभी तक तो मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज़ 2 में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, विच इज़ 134। तो आज हम उसी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 250 मार्क्स का होता है एंड ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पार्ट आपका गवर्नेंस के रिलेटेड है, थर्ड पार्ट आपका सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आपके सोशल स्कीम्स, इन सब चीज़ों के ऊपर है, जबकि फोर्थ पार्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है। तो GS2 के टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 10 मार्कर्स के होते हैं, 15 मार्कर्स के होते हैं और इन चारों सेक्शंस को इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम सभी लोग करते हैं सिविल सर्विसेज में, हम लोग अपने प्रीलिम्स के लिए तो लक्ष्मीकांत पढ़ ही लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा मेंस का भी पॉलिटी ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आपको मेंस के स्पेसिफिक चीज़ें अलग पढ़नी पड़ेंगी जो आपके प्रीलिम्स से हटकर होनी चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ एडिशनल सोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया था। मैंने एक तो DD बासु पढ़ी थी ताकि उससे मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो थोड़ी और डेप्थ में आए, प्लस मेरा क्योंकि ऑप्शनल भी PSIR है तो मुझे उसमें भी थोड़ा हेल्प हुआ था। इसके अलावा मुझे लगता है जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ आपको आर्टिकल्स कोट करने चाहिए, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्लारी और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो अगर आपने कुछ टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर डायरेक्ट अपने पेपर में रिप्रोड्यूस किया तो लोगों को लगेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत जागरूक हैं। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 है, उसमें ये लिखा गया है कि द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो मैंने इन ऐसे एनेक्डोट्स को मैंने बहुत बार अपने पॉलिटी के आंसर्स में यूज़ किया। साथ ही साथ मुझे इसमें लगता है कि जो पहला पार्ट है उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ और भी बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई गई हैं या सरकार के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ का गठन किया गया है, उनका मेंशन करना आपके पेपर में एक ऑथेंटिसिटी लेके आता है, जो एग्जामिनर को लगता है कि ये बहुत ही वेल रेड इंसान है, तो वो आपको पोर्ट्रे करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने इस पॉलिटी के पार्ट में एक और चीज़ की थी। मुझे पहले बोला गया था बहुत सारे इवेल्युएटर्स के द्वारा कि जो आपका ऑप्शनल का नॉलेज है आपको उसको अपने पॉलिटी के आंसर्स में यूटिलाइज नहीं करना है, लेकिन मुझे फिर किसी ने बोला कि ये लिबरल आर्ट्स है और लिबरल का मतलब ही है कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। तो मैंने कोई ऐसा आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं किया। जहाँ मुझे लगा कि मैं अपना PSIR के कुछ स्कॉलर्स का नाम यूज़ करके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस बेटर तरीके से कर सकता हूँ, वहाँ मैंने उसको फ्रीली यूज़ किया। इसके साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ की, वो है बहुत सारे कोट्स यूज़ करना। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आया था कमिटी सिस्टम के ऊपर, तो मैंने उसमें विड्रो विल्सन का कोट यूज़ किया कि कांग्रेस एट कमिटी, कांग्रेस एंड पार्लियामेंट इज़ कांग्रेस एट डिस्प्ले, कांग्रेस एंड कमिटी इज़ कांग्रेस एट वर्क। तो ऐसे अगर एनेक्डोट से आप अपना क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो उसको एक बेटर वेटेज मिलता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो पॉलिटी के सवाल हैं उसमें आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ यूज़ की जो इंडिया से रिलेटेड नहीं बल्कि बाहर से रिलेटेड है। जैसे कि अगर ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन आता है तो मैं साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पोर्ट्रे करता था कि वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व है। अगर मान लीजिए कभी कभी आता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, तो मैं रवांडा का केस स्टडी जो जिपर सिस्टम है उसको मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आंसर्स में यूज़ करता था। तो इससे एक बहुत ही वाइड और होलिस्टिक कवरेज दिखाई देता था। सेकेंड पार्ट आता है गवर्नेंस का। अब गवर्नेंस का एज सच कोई बुक मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि उसके रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, तो मैंने उसमें बेसिक विजन IAS का जो गवर्नेंस का मटेरियल है उसको यूज़ किया था और जो कुछ जगह बाकी थी उसको मैंने ब्रिज किया M कार्तिकेयन के बुक से। अब इसमें आपको और 2-3 चीज़ें गवर्नेंस में देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है,
सेवोत्तम मॉडल है, ये सारा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में एज वैल्यू एडिशन। इसके अलावा गवर्नेंस से मैंने दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो की। एक तो जो योजना मैगजीन आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो योजना मैगजीन में कोई बहुत अच्छे गवर्नेंस के रिफॉर्म्स या कुछ आर्टिकल्स उसमें मेंशन होते हैं जो आपको कीवर्ड्स दे सकता है अपने आंसर को बेटर करने के लिए। साथ ही साथ जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मन की बात है, वो जो हर महीने आती है, मैं उसको भी रिलीजियसली फॉलो करता था, क्योंकि हर महीने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नेंस रिफॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है आपका, वो है सोशल सेक्टर के ऊपर। अब ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक पार्ट है, इसका कोई फिक्स स्टडी मटेरियल नहीं है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें क्या आए हैं। जनरली हर साल सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन, प्रेशर ग्रुप्स पे क्वेश्चन, वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इन सब पे 2-2 पेज के राइटअप्स कर लिए। अब मैंने राइटअप्स का कंटेंट कहाँ से ढूंढा? इन राइटअप्स का कंटेंट मैंने टॉपर आंसर कॉपीज को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, या फिर जो मॉडल आंसर्स होते हैं, क्योंकि मैं MGP का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें एक पूरा टेस्ट ही आता है आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो उससे जो भी मैं वैल्यू एडिशन कर सकता था मैंने उससे किया। और एक और चीज़ मुझे काफ़ी यूज़ हुई, वो है मृदुल शिवरे सर के नोट्स। वो 2021 के टॉपर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे गवर्नेंस पे नोट्स बना रखे हैं, काफ़ी क्रिस्प हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपना जो नॉलेज गैप है उसको इसके थ्रू ब्रिज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। अब इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही डायनेमिक है, इसके 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन पार्ट ए में, 2 क्वेश्चन पार्ट बी में। अब इस पे मैंने एक चीज़ तो बांध के रखा था कि अगर कोई भी 2 कंट्री का रिलेशंस के बारे में बात है या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, तो मैं एक मैप तो ज़रूर ड्रॉ करूंगा और वो दिखा दूंगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ सिर्फ उसको मैकेनिकली लिस्ट करने के। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि मेरा ऑप्शनल है, तो मुझे एक उसमें एडेड एडवांटेज मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का जो आर्टिकल्स आते हैं रोज़, उसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हर हफ्ते एक प्रेस रिलीज देता है, उसमें जो भी इंडिया का रिलेशन है विथ मैनी कंट्रीज़, उसके बारे में एक अध्ययन किया जाता है। तो मैंने फॉरम का MGP का जो कोर्स था उसको मैंने काफ़ी यूटिलाइज़ किया अपने जो सोसाइटी के नोट्स हैं, जो सोशल इश्यूज़ के नोट्स हैं, जो GS2 में यूज़ होता है, उसको ब्रिज करने के लिए। इसके अलावा मैंने सोशल इश्यूज़ के लिए जो वेबसाइट्स है मिनिस्ट्रीज़ की काफ़ी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, इसके मैंने काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स हैं इनके जो स्कीम्स वगैरह जो देती है ये, उसको मैंने काफ़ी फॉलो किया। और इसको फॉलो कर सकते हैं PIB के थ्रू, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो अब हम लोग आते हैं जो लास्ट पार्ट है हमारा, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के जनरली 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी स्कोरिंग रहता है, क्योंकि इसमें आप डायनेमिक पार्ट को स्टैटिक के साथ वीव करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसमें पे 2-3 चीज़ें तो पहले ज़रूर करता था। एक तो सबसे पहले मैप बनाना, और मैप बना के सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको दिखाना शेड करके, या फिर अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पूरा शेडिंग करता था मैं, ताकि मैं एग्जामिनर को दिखा सकूं कि मुझे इसके बारे में इन डेप्थ पता है। इसके अलावा मैं क्या करता था, मैंने इसका कोई बुक वगैरह फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने जो डायनेमिक चीज़ें हैं उसको काफ़ी कवर किया। जैसे कि मैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसको मैं रेगुलरली फॉलो करता था, और उसमें काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं। मैं इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसको फॉलो करता था। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, जो वहाँ का जो एम्बेसी है या हाई कमीशन है, उसने 2 पेज का एक वो बना के रखा है ब्रीफ में, कि इसका इस कंट्री का और इंडिया का क्या रिलेशन है। तो जैसे इंडिया म्यांमार हो गया या इंडिया बांग्लादेश हो गया, उसमें उन्होंने होलिस्टिकली कवर कर रखा है, ट्रेड का एस्पेक्ट, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कि नहीं है, तो ये सारा उन्होंने कवर कर रखा है, और वही आपको 2 पेज के नोट्स बन सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता था, या जो न्यूज़ चैनल में डिबेट्स आती हैं, चाहे वो अल जजीरा पे हो, चाहे वो आपका टेलीग्राफ हो US का, तो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी फॉलो की। इसके अलावा मैंने IDSA भी फॉलो किया, जो इंडिया की वेबसाइट है ORF की तरह। मैं राइसाइना डॉलर भी काफ़ी देखता था, मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था, प्लस वो आपके IR के डायनेमिक पार्ट को कवर करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो ये 4 बेसिक पार्ट्स में हमने सिलेबस को डिवाइड किया, और हमने ईच इंडिविजुअल पार्ट में क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ हो सकती है हमने वो देखा। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि आपने जब ये 4 चीज़ों का बेसिक नॉलेज गेन कर लिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देने से ही आप अपनी नॉलेज को उस रिक्वायर्ड विजडम में कन्वर्ट कर पाएंगे जो एग्जामिनेशन में चाहिए। उस 3 घंटे में पेपर ख़त्म कर पाएंगे,
और इसके अलावा अगर आपने एक बार आंसर राइटिंग किया तो उसका बाद अपने इवेल्युएटर्स के थ्रू भी चेक करा सकते हैं, और जो टॉपर कॉपीज़ हैं आप उनको भी रेगुलरली रेफर करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल क्या है और जो एग्जामिनेशन को रिक्वायर्ड है वो लेवल क्या है। तो उसे जब आप अपना क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, प्लस आपका जो पाथ है वो बार बार रियलाइन होता जाएगा सही डायरेक्शन में। तो यही मेरी GS2 की स्ट्रैटेजी थी। तो अब मैं अपना इस साल का जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, मैं उसमें कुछ 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और ये दिखाना चाहूँगा कि मैंने ये एक्चुअल टाइम इन्वायरमेंट में इसको अटेम्प्ट किया था। तो इससे आपको एक थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे आपको भी करना है। तो इस बार मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ जो जुडिशरी के ऊपर आया था। क्वेश्चन ये था, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड कमेंट। तो इस पर फिर मैंने शुरू किया था एक कोट से जो लॉर्ड ब्राइस का है, और वो लॉर्ड ब्राइस का कोट ये कहता है, द टेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लाइज इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इससे मैंने दिखाने की कोशिश की कि जुडिशरी और गुड गवर्नेंस के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। फिर मैंने शुरू किया आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये दिखाया मैंने कि एक हमने बहुत ही एम्पावर्ड जुडिशरी बनाई है, और मैंने इसमें कीवर्ड यूज़ किया पैलेडियम ऑफ लिबर्टी। तो ये एक बेसिकली एक एनेक्डोट या आप कह सकते हैं कि एक फ्रेज़ है जो जनरली दर्शाता है कि कैसे जुडिशरी जो है वो एक पैलेडियम की ऑफ लिबर्टी की तरह काम करती है। फिर उसमें जो क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। तो मैंने एक बॉक्स बनाया और मैंने जो वेरियस आर्टिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दिखाते हैं, मैंने उन सबको वहाँ पे एक हब एंड स्पोक डायग्राम की तरह दिखाया। जैसे आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सैलरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस हो गया, आर्टिकल 129 हो गया, आर्टिकल 127 हो गया, 142 हो गया जो कंप्लीट जस्टिस के ऊपर जुडिशरी को पावर देता है, रिट्स का यूटिलाइजेशन कैसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस एक हब एंड स्पोक डायग्राम में दिखा दी। तो जो पहला कीवर्ड है क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो मैंने पहले ही एड्रेस वहाँ पे कर दिया। इसके बाद आते हैं इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड कमेंट। अब ये जो डायरेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं कमेंट, एक्सप्लेन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपको बताता है कि आपको किस तरह एनालाइज करना है। मान लीजिए अगर कीवर्ड एक्सप्लेन होता तो मैं बस उसको एक्सप्लेन करता, मैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पे क्योंकि कमेंट लिखा है तो आपको अपना ओपिनियन इसको लास्ट में देना है। अपना ओपिनियन देने से पहले आपको दोनों पहलू जो क्वेश्चन का उसको दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये दिखाया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे गारंटी करता है डेमोक्रेसी को, या डेमोक्रेसी को कैसे डीपन करता है वो। तो उसके बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मेनका गांधी केस हो गया, आपका मिनर्वा मिल्स केस हो गया, केशव नंदा भारती का जजमेंट आ गया, रिसेंट कौशल किशोर का जजमेंट आ गया, केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट आ गया। कि ये सारे मैंने जजमेंट्स के थ्रू ही दिखाया कि कैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को डीपन किया है और ज़्यादा रोबस्ट बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। तो पहला इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने वो कोट दिया और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड दिया, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात की, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां मैंने दिखाया कि उसने डेमोक्रेसी को कैसे गारंटी किया है, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने इसका क्रिटिकल एनालिसिस दिया कि नहीं कभी कभी डेमोक्रेसी का बैकस्लाइडिंग की तरफ भी आगे बढ़ाने लगता है। जैसे कि जब जुडिशियल ओवररीच का हमने केसेस देखे, उसके भी कुछ केसेस जैसे हाईवे लिकर बैन हो गया आपका, या कोविड के टाइम ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जो एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए था। फिर मैंने जुडिशियल ओवररीच के बाद मैंने बताया कि जुडिशियल एम्बिग्विटी भी है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि आपके जो केशव नंदा भारती जजमेंट के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको जुडिशरी टाइम टू टाइम इवेल्युएट करती है, ना कि एक बार में पूरा दिखा देती है। तो ये भी कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि ये भी एक पॉइंट है जहां डेमोक्रेसी को आप थोड़ा सा जुडिशरी की वजह से इतना वो एम्पावरमेंट नहीं हो पाता। तीसरा मैंने बताया कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर जो आजकल डिबेट चल रही है, न्यूज़पेपर्स जो सारे पॉलिटिशियंस और ये सब बोल रहे हैं, तो वो एक और तरीका है जहाँ पे जजेस चूजिंग जजेस का है, तो वो मैंने दिखाया। फिर मैंने ये बताया कि ठीक है ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इन जनरल जुडिशरी का डेमोक्रेसी के डीपनिंग में एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, और जो प्रॉब्लम्स है हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक कमेटी का नाम भी यूटिलाइज़ किया था, और फिर मैंने बोला कि अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस रहेगा तभी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो सस्टेनेबल, रोबस्ट और प्रोग्रेसिव रहेगी। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। हमेशा आप क्वेश्चन को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है वो सबका रोल बहुत बड़ा है हमारे डेमोक्रेसी को डीपन करने में। तो आप किसी को ना अंडरमाइन करिए ना किसी को उठाइए, जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है आपको वो प्रोवाइड करना है इसमें। एक क्वेश्चन अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस का डिस्कस करते हैं, जो था क्वेश्चन नंबर 19 इस बार। ये 15 मार्कर का था। तो द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर US यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer.
तो ये बेसिकली नेटोइजेशन का वो है, और ये बेसिकली करंट अफेयर से उठाया गया है। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ जो रशिया यूक्रेन वॉर था उसमें था भी कि नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है उसकी वजह से कैसे रशिया को एक सिक्योरिटी डिलेमा हुआ और जिसकी वजह से उसने यूक्रेन पे अटैक किया। ये एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नेटोइजेशन के ऊपर है। तो मैंने ये क्वेश्चन को शुरू किया नेटो के बारे में ही बात करके कि नेटो कैसी बॉडी 1940s में बनाई गई थी, जो अटलांटिक चार्टर है उसके थ्रू, और कितने कंट्रीज़ मेंबर्स हैं नेटो में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या है, वन फॉर ऑल फॉर वन, ये सारे जो कुछ कीवर्ड्स हैं मैंने इसको नेटो के बारे में बताया। मैंने एक इसका कंपैरेटिव एनालिसिस देने की भी कोशिश की कि नेटो के बाद वॉर्सो पैक्ट भी बना रशिया के यूएसएसआर के द्वारा। तो इन दोनों को मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाया कि मेरे को पूरा बैकग्राउंड पता है नेटो के बारे में। अब पहला क्वेश्चन है एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो। तो अब आप इसको बताना पड़ेगा कि एक्सपेंशन और स्ट्रेंथनिंग कैसे हो रहा है। तो मैंने इसमें ये बताया कि कैसे नेटो फिनलैंडाइजेशन है जिसकी जो पॉलिसी थी फिनलैंड की वो भी अब खत्म हो गई, फिनलैंड ने भी पार्ट ले लिया। अब 32 कंट्रीज नेटो के पार्ट हो गए जब मैंने लास्ट चेक किया था, जिसमें नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में हुआ, इस साल फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन ने भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। स्ट्रेंथनिंग का मैंने ये बोला कि कैसे क्या बोलते हैं नेटो का जो यूरोपियन कमांड है उसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो बाइडेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनपुट डाला है, जो एक स्टार्क डिफरेंस है कंपेयर टू जो डोनाल्ड ट्रंप एरा था। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो नेटो के चीफ है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, उनका नाम भी मैंने यूटिलाइज किया इसमें, ये दिखाने के लिए कि मेरे को नेटो के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी का नाम है और उसका कोई प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो काफ़ी पावर में है, आप उसके ऑथर का नाम या उस पर्सन का नाम भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को और ऑथेंटिक बनाने में। फिर इसके बाद इसका आता है कि स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। तो अब मैंने इसमें ये दिखाया कि कैसे यूएस यूरोप का जो पार्टनरशिप है और जो नेटो का स्ट्रेंथनिंग है उसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो ये मेरा पहला पार्ट था दिखाने का। अब क्योंकि इसमें भी ओपिनियन पूछा गया है तो आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी बिफोर कंक्लूडिंग और आपको जो फाइनल स्टेटमेंट है। तो इसमें मैंने ये बताया कैसे जैसे अभी G20 समिट में आईमेक पार्टनरशिप को कॉन्क्रेटाइज किया गया, फिर कैसे जो यूएस और यूरोप है वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है इंडिया की तरफ, चाहे वो 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हो या फिर जो आपके ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात चली हो, जैसे BTIA काफ़ी फास्ट ट्रैक हो गया है, या यूके के साथ काफ़ी फास्ट ट्रैक कर दिया इन लोगों ने, या फिर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में जैसे MQ-9B ड्रोन्स हैं जो यूएस ने हमें दे दिया, या फिर GE के जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जेट इंजन्स में जो लगते हैं वो भी उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दिया। यूरोप ने अपना मार्केट्स को थोड़ा और लिबरलाइज कर दिया है ताकि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो उसको एक्सेस कर पाए। तो मैंने इसको डायमेंशंस में तोड़ लिया कि जियो पॉलिटिकली कैसे इंडिया को मदद कर रहा है, जियो इकोनॉमिकली कैसे इसको मदद कर रहा है, जियो स्ट्रेटेजिकली कैसे मदद कर रहा है, मिलिट्री बैलेंसिंग में कैसे मदद कर रहा है, चाइना को बैलेंस करने में ये कैसे मदद कर रहा है। तो ऐसे सब डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ के एक एक पॉइंट लिख दीजिए। लेकिन फिर आपको इसका काउंटर स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा और काउंटर में आप ये दिखाएंगे कि कैसे इनका पार्टनरशिप इंडिया का सिर्फ एक फ़ायदा उठा रहा है और इंडिया को कोई कॉन्क्रीट लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसमें मैंने ये दिखाया कि अगर यूएस और चाइना के बीच में लड़ाई होगी इन फ्यूचर तो वो इंडिया को एज अ मिलिट्री बेस यूज़ करना आप चाहेगा और शायद इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो उसकी वजह से डाउन प्ले हो जाएगा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि कैसे बहुत सारे अग्रीमेंट साइन कर दिए जाते हैं लेकिन उनका लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे जो BTIA अग्रीमेंट है वो 2004 से हम लोग ट्राई करें नेगोशिएट करना लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं और आगे भी कोई एश्योरेंसेस ऐसे है नहीं। तो ये सब मैंने इसमें थोड़े काउंटर पॉइंट दिए। फिर मैंने फाइनली इसमें ये लिखा कि ऑल्दो ये जो एक वेलकम स्टेप है कि भाई यूएस यूरोप का जो पार्टनरशिप है वो इंडिया के लिए कैसे फ़ायदा करता है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट को हर पॉइंट पे सिक्योर कर पाएँ। तो आप ऐसे फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लास्ट में दीजिए जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन लॉन्ग टर्म को अप्रिशिएट करता है और एक बेटर करने में मदद कर सकता है। तो ये मेरे कुछ 2 क्वेश्चन थे जो मैंने इस बार पेपर में लिखे। एक और क्वेश्चन ये आया कि GS2 का जो पेपर है उसमें आप रिसोर्सेज और कहाँ से ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं जैसे कमेटी के नाम और ये सब। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने उस पर कुछ 60 से 70 कमिटीज़ के एक वो बना के रखा है PDF, मैं उसको ज़रूर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा नेट पे भी आप देखेंगे तो अगर आप नेट पे, मैं तो ये करता था कि जैसे मुझे फूड सेक्टर या मुझे कोई वुमेन इश्यूज़ के ऊपर कोई मुझे कमेटी का नाम का ज़रूरत है तो मैं वुमेन इश्यूज़ कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देता था। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसमें जाके उस कमेटी का नाम देख सकते हैं। जैसे इसी के थ्रू मेरे को पैम राजपूत कमेटी का नाम भी मिला। इसके अलावा जो टॉपर की आंसर कॉपीज़ हैं और जो मॉडल आंसर्स हैं वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के
उन लोगों ने भी अपना वैल्यू एडिशन के लिए ये सारे कमिटीज़ वगैरह के नाम लिख रखे हैं। तो आप जब भी अक्रॉस पे आएंगे तो आप उस कमिटी का नाम अपने एक PDF में कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है जो प्रीलिम्स का भी जब तैयारी करते हैं आप, तो भी आप काफ़ी ऐसी कमिटीज़ के नाम के थ्रू आते हैं, तो आप उसको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मत पढ़िए, आप उसको मेंस के रिलेटेड भी पढ़िए। और वहाँ पे भी अगर आपको कोई ऐसा चीज़ मिलता है तो अपने मेंस के डेटाबेस में उसको कलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में वो आपके यूज़ आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके मैंने आंसर दे दिए। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है, स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट, उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। स्लीपी क्लासेस हैज बीन द पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। I used to follow that 1 minute series plus the daily 5 questions that you post. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। तो एक और क्वेश्चन आया कि कैसे मैंने अपना ये जो पेपर है GS2 का या कोई भी जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो एग्जामिनर है वो पहले ही जो क्वेश्चन चेक करना शुरू करता है वो फर्स्ट पेज से ही करता है, और पहले 4-5 क्वेश्चन में आप अपना अच्छा एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं एग्जामिनर के साथ। अगर आपने पहले 4-5 क्वेश्चन में ये दिखा दिया कि आपको काफ़ी नॉलेज है, तो हो सकता है कि बाद में जाके वो आपकी कुछ गलतियाँ भी ओवरलुक कर दे। सेकेंडली, जो स्केल ऑफ मार्क्स है वो पहले 4-5 क्वेश्चन में डिसाइड कर लेता है कि ये बच्चा 3 मार्क्स के लेवल के आंसर लिख रहा है या 5 या 5.5-6 मार्क्स लेवल के आंसर लिख रहा है। तो मैं पहले 4 क्वेश्चन को आधे घंटे में करता था, 7.5 मिनट देता था पर क्वेश्चन, ताकि मैं अच्छे आंसर लिख पाऊँ, पूरे 2 पेज शुरू से एंड तक लिख पाऊँ और होलिस्टिक आंसर लिख पाऊँ, ताकि मेरा वहाँ पे एक एज बन जाए। फिर फिर 1 hour 50 मिनट्स जो हैं, दैट इज़ 30 से 2 hour 20 मिनट्स तक, मैं फिर सारे के सारे 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करता था। 15 मार्कर में क्योंकि आपको 3 पेज लिखने पड़ते हैं, तो मैंने साथ ही में उसको करके रखा था ताकि मेरा एक कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि मुझे 2 मार्कर और 2 पेजेस और 3 पेजेस में बार बार बैक एंड फोर्थ ना जाना पड़े। फिर लास्ट के जो 40 मिनट्स हैं उसमें मैं बाकी के बचे हुए 6 क्वेश्चन कर लेता था, क्योंकि उसमें थोड़ा जल्दी भी करना होता था, प्लस जब तक आप एंड पे आते हो तब तक आपकी राइटिंग स्पीड और बढ़ चुकी होती है, तो आपको थोड़ा ऑटोमेटिकली कम टाइम लगता है। दूसरा, मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी आपका पेपर है उसको सीक्वेंशियली करना चाहिए। जैसे मैं 1 to 4 सीक्वेंस में करता था, 11 to 20 सीक्वेंस में करता था, और फिर 5 to 10 सीक्वेंस में करता था। इसका मेजर मुझे रीज़न ये लगता है कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो ऐसे पहले 1 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 2 करेंगे। उसमें क्या होता है कि जंबल अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है कि आप जो असली मेंस का पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं आंसर बुकलेट पे। तो अगर आपने 3rd क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए 4th पे गलती से लिख दिया, तो आपका 4th क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा और साथ ही साथ 3rd क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा, और जिससे आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए बिना कुछ किए। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि जंबल अप ना करके रखिए सीक्वेंसेस। जिस सीक्वेंस में पेपर मिला है उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपको ये नहीं, कोई एक क्वेश्चन होगा जिसका शायद आपको आंसर ना पता हो। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप तब भी उसको मत छोड़िए, लेकिन कुछ गलत मत लिखिए। मान लीजिए जैसे इस साल भी एक फ्यूट्स का क्वेश्चन आया था जनरल स्टडीज़ 1 में, जिसमें बहुत कम लोगों को पता था। तो आप इस पर एकदम जनरल चीज़ें लिख सकते हैं बिना कुछ गलती किए। अब आप ब्रॉड चीज़ें पकड़िए। अब मैं इसमें क्या करता था, फिर मैं सिलेबस से कनेक्ट करता था। अब मुझे पता है कि फ्योर्ड एक लैंडफॉर्म है, क्योंकि वो ज्योग्राफी से पूछा गया है। अब ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स के 2 या 3 फॉर्म्स होते हैं। एक तो एयर के थ्रू बनता है, एक ग्लेशियर के थ्रू बनता है, और एक रनिंग वाटर के थ्रू बनता है। तो मैं ट्राई करता था इन कीवर्ड्स को इस तरह यूज़ करने का कि एकदम जेनरिक रहे, लेकिन तब भी मैं एग्जामिनर को दिखा दूं कि मुझे कुछ ज्योग्राफिक के टर्म्स पता हैं। तो जैसे मुझे फ्योर्ड्स का एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि एयर से तो नहीं बनता, तो मैंने ये बता दिया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड ग्लेशियल इरोजन। अब इरोजन, डिपोजिशन, ये सारे भी कीवर्ड्स हैं जो आपके ज्योग्राफी में यूज़ होते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप एकदम जेनरिक लिखिए और सिलेबस से कनेक्ट करने की बार बार कोशिश करिए। तो उससे कम से कम आपके पास एक डायरेक्शन रहेगा कि किस तरफ आपको मूव करना है। उसमें आप पूरे 6 मिनट, अगर 6 या 6.5 मिनट अगर 10 मार्कर है तो मत लगाइए, लेकिन 2-3 मिनट भी लिख के कुछ उसमें एक सब्सटैंटिव लिख दीजिए जेनरिक हो, ताकि वो कुछ गलत ना हो, और तब भी आपको डिसेंट मार्क्स तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 या 2.5 मार्क मिल जाए, क्योंकि आधे मार्क्स से रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, लेकिन गलत मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत या ब्लफ करने लगे और एग्जामिनर को समझ में आ गया वहाँ पे, तो वो शायद स्पिल ओवर हो जाएगा आपके बाकी क्वेश्चंस के इवैल्यूएशन में भी। तो जो चीज़ें वो एकदम ऑनेस्टली और सही लिखिए, बस थोड़ा अपना स्मार्ट वर्क करिए इसमें। तो जनरल स्टडीज़ 2 पेपर मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ये दिखाना है
कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत अवेयर हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप उसके सारे जो पहलू हैं वो जानते हैं। तो वही बेसिक चीज़ है जो जनरल स्टडीज 2 में मुझे लगता है कि चेक हो रही है। तो आपको बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस, उसके वर्ड्स, उसके आर्टिकल्स, ये सब यूज़ करना है। तो ये आपका पहला डोमेन हो गया। सेकेंड डोमेन आता है वैल्यू एडिशन। अब इसके ऊपर आपको और बिल्डअप करना है। उस बिल्डअप के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कमिटीज़ के नाम, कुछ रेलेवेंट केस स्टडीज़ जो आपको आसपास दिख रही हैं, कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज़ जो आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और इनोवेटिव चीज़ें हों जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्कीमेटिक्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, वर्चुअस साइकिल्स हो गए, विशस साइकिल्स हो गए, ये सब आपका सेकेंड चीज़ हो गया। थर्ड मैंने जो इसमें मुझे लगता है वो है कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन। जैसे कभी भी कोई वेलफेयर स्टेट का क्वेश्चन आता था तो मैं सर्वोदय से अंत्योदय के बारे में बात करता था। कभी मान लीजिए कोई वर्ल्ड पीस या कुछ उसके बारे में होगा तो वसुदेव कुटुंबकम हो गया या जय जगत हो गया। तो मैं ऐसे कुछ कीवर्ड्स मैंने अपने बना के रखे थे पहले ही, ताकि मैं उनको कंक्लूजन या मैं यूज़ कर पाऊँ। साथ ही साथ मैंने इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे आपको पहले बताया, मैंने एनेक्डोट्स भी काफ़ी यूज़ किए थे। तो मुझे लगता है ये तीन लेवल चीज़ें अगर आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे विथ आपने पूरा पेपर टाइमली ख़त्म कर दिया और मोनोटोनस नहीं रखा अपना पेपर, तो मुझे लगता है कि GS2 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है GS2 की। होपफुली आपने कुछ शायद इससे सीखा हो और आपके भी यूटिलाइज में आया हो ये चीज़। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।